इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हम पढ़ेंगे कि भाई जो तीसरी यूनिट थी उसमें तो हमने पढ़ा था कि अगर कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेट पैदा होती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके जाया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा अपोजिट होगा कि अगर किसी कंडक्टर का, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन चेंज होता है उसका, उसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस चेंज होती हैं, तो उसके अंदर करंट पैदा होगा। मतलब आप तो पढ़ रहे थे बिजली से पंखा चलता है, फिर इसमें पढ़ेंगे कि जब जनरेटर घूमता है तो बिजली पैदा होती है, यानी कि मोशन होती है तो बिजली पैदा होती है। ये सारा इसी के अंदर आएगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसका मतलब है कि द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स या फिनोमिना बोल देंगे, ब्रांच तो फिजिक्स तो ये मैग्नेटिज्म में आती है, द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, या इंडक्शन भी बोल सकते हैं, ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कंडक्टर और सर्किट when its magnetic flux changes with time। जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो, कंटिन्यूसली चेंज रहेगा, रुक जाएगा तो ईएमएफ पैदा होनी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना है ना, बंद हो जाएगा। मतलब कोई भी कंडक्टर है इसमें से मैग्नेटिक लाइंस जो है पास हो रही है, और इन मैग्नेटिक लाइंस की संख्या जो है वो कम ज़्यादा हो जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब यही होता है, अभी उसी को डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन मतलब यही है कि अगर इसमें से मैग्नेटिक लाइंस जो है पास होनी कम या ज़्यादा हो जाए, या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट जो होता है, इसमें से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है इंडक्शन, वो अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो इसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगी, और ईएमएफ पैदा हो जाएगी मतलब इसके दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो इसमें से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाए, मतलब करंट पैदा हो जाएगा, उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और जो ईएमएफ पैदा होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। सिमिलर क्वांटिटी है, वैसे ही है, मतलब इसकी डेफिनेशन वगैरह। मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे हम। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है भाई द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग a given सरफेस किसका होगा? वो कंडक्टर का, कंडक्टर में से पास होने, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल। सरफेस नॉर्मली मतलब उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास होती हैं। मतलब हमने ये ले लिया, कोई भी एरिया ले लिया, जैसे कोई मेटल की प्लेट है या कोई सर्कुलर रिंग है या रेक्टेंगुलर रिंग है,
और इसमें से इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा इस तरफ। मतलब ये जो मैग्नेटिक, ये कोई मैग्नेटिक प्लेट है, तो इसका नॉर्मल अगर हम ऐसे करते हैं तो इसका नॉर्मल इधर होगा, और अगर इसको ऐसे कर देंगे तो इसका नॉर्मल हो जाएगा भाई ऊपर की तरफ। ऐसे कर देते हैं तो इसका नॉर्मल इधर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट पे जो सरफेस लिया है उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हो गया नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल हो गया इधर n, और इसमें से मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ऐसे पास हो रही हो इस डायरेक्शन में। ये इसमें मैग्नेटिक लाइंस पास होगी। तो मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस के नॉर्मल में नहीं है, मतलब इस सरफेस से कुछ एंगल बना के मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है। मतलब मैग्नेटिक लाइन जो है वो थोड़ी सी तिरछी पास हो रही है ऐसे इस तरफ, और सरफेस है ये उस तरफ। तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस का जो कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें, मतलब ये देखना कि टोटल मैग्नेटिक लाइंस इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी पास हो रही है। तो कुछ एंगल बना रही है, तो इसका जो है कंपोनेंट लेंगे हम। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इसके नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाया है, मतलब इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है लाइन, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा बी कोस थीटा इधर। और ये इतना एरिया है। अब ये देखना कि इस एरिया में कितना एरिया है। ये एक लाइन का मैग्नेटिक कंपोनेंट बी कोस थीटा हो गया, टोटल ये एरिया लेना पड़ेगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि फ्लक्स एक होती है स्केलर क्वांटिटी, वैसे फ्लक्स को ऐसे लिखा जाता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट एन डी एस। बी डॉट एन ए कर दो, यहाँ पे हमने एरिया ए ले रखा है, डी एस नहीं ले रखा है, एन ए ले रखा है। और या फिर इसको ऐसे लिख देंगे बी ए कोस थीटा। अब क्योंकि बी जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एरिया को वेक्टर बनाने के लिए हमने जो है उसके साथ उसके नॉर्मल को मल्टीप्लाई किया, मतलब उसकी डायरेक्शन जो देनी पड़ेगी। यहाँ पे एरिया को वेक्टर बनाना है तो एरिया वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो हो जाता है उस सरफेस का एरिया, जितना एरिया लिया हमने, और उसकी डायरेक्शन हो जाती है उसकी नॉर्मल की तरफ। इसलिए हमने ये एरिया जो है इसके साथ ये इसकी नॉर्मल लगा दिया, मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन के लिए, जैसे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई है, वाई का जे है, जेड का के है। तो इसी तरह इस एरिया का जो एन जो लगाया है ये हमने यूनिट वेक्टर लिया है, और ये किसकी इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है इस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन में, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट भी उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में ही देखना था। तो एक लाइन का कंपोनेंट इधर हो गया, मतलब इसमें से यूनिट एरिया में इतनी लाइन पास हो रही है बी, तो उनका इसके नॉर्मल की तरफ इतना कंपोनेंट हो गया। इस टोटल एरिया से इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। अगर ये एरिया छोटा है, मतलब ये स्मॉल एलिमेंट है जिसका नॉर्मल तो इधर है, मैग्नेटिक लाइंस ये पास हो रही है ऐसे, ये सारी मैग्नेटिक लाइंस, और ये एरिया डी एस है, ए की जगह डी एस है या एस की जगह या डी ए है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स संभाल कर देंगे डी फाई, और इसका आंसर आ जाएगा बी डॉट एन डी एस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट नॉर्मल टू द इस डी एस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारे पास फ्लक्स। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये फाई की वैल्यू आ जाती है बी ए कोस थीटा, यानी कि थीटा है एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक लाइंस उस पॉइंट पे, उस सरफेस के। तो अगर थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम, मतलब कितना हो जाएगा बी ए के बराबर। तो ये सिचुएशन कैसी होगी, जब ये थीटा 0 डिग्री हो जाए तो सिचुएशन ये होगी भाई, ये जो नॉर्मल है, जो सरफेस है, ये तो सरफेस हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया इस डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में जो है ना मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी, मतलब इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में सारी लाइनें इसी की डायरेक्शन में पास हो जाएंगी।
तो अब थीटा 0 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ये जा रही हैं इधर, ये उंगलियां देख रहे हो तुम, ये मैग्नेटिक लाइन्स जा रही हैं। इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में हम प्लेन जो है कंडक्टर की इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब इसमें से पास होंगी इस कॉपी में से, और इस कॉपी का नॉर्मल जो इस किताब का नॉर्मल वो उसी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों हो जाएंगी पैरेलल ऐसे, मैग्नेटिक लाइन भी और इसका नॉर्मल भी हर जगह। तो इसका मतलब ये थीटा 0 हो गया। मतलब जब नॉर्मल पैरेलल हो तो प्लेन जो है कंडक्टर की परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब सारी मैग्नेटिक लाइनें उसके उसमें से पास होनी चाहिए, क्रॉस होनी चाहिए उसको सारी। अच्छा, अगर थीटा इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर देते हैं तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। इस कंडीशन में जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा भाई, थोड़ा सा इस टाइप का बन जाएगा कि ये तो ले लिया हमने प्लेन सरफेस, इसका नॉर्मल थोड़ा सा ऐसे कर लो ऊपर की तरफ ऐसे। अब ये क्योंकि हम दिखा नहीं सकते ना 2D में, 3D में तो ऐसे समझो जैसे ये, अब ये जो सरफेस है हमने ऐसे कर लिया तो इसका नॉर्मल हो गया ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक लाइन्स है वो ये लाइनें हैं, ये इसमें से ऐसे पास हो रही है, इस तरफ ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब अब इसकी सरफेस के इसी प्लेन में है, ये लाइनें भी इसी प्लेन में है और ये सरफेस भी इसी प्लेन में, इसलिए नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो भाई ये सारी लाइनें ऐसे पास हो रही हैं, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री और फ्लक्स हो जाएगा 0। इसको एक दूसरे एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें तो ये प्रैक्टिकल है। हमारे घर में जो है ना पानी आता है इसमें से, ये जो नल आता है पानी का, मोटर चला देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पाइप में से पानी जो है ना ऐसे निकलता है। ये पाइप हो गया, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये ट्यूबवेल पे और ज़्यादा समझ में आ जाता है, यानी कि बड़े पाइप से। तो इसमें पानी जो है ना ऐसे, पानी जो है यहाँ से जो पानी निकल रहा है 1 सेकंड में इस एरिया में से कितना पानी निकल रहा है वो ऐसे निकलेगा, आगे जाके नीचे गिरता है। तो अगर हम बिल्कुल जस्ट हम एक ऐसी एक कंटेनर ले लें, एक पिप्पी ले लें ये ऐसे, और इसके सरफेस के ऊपर एक ट्यूब लगा दें इस टाइप की, ये बिल्कुल नॉर्मल सी ट्यूब है, और इस ट्यूब को एक बार तो हम ऐसे कर दें, बिल्कुल ऐसे ऐसे लगाएं, या मटका जो होता है वो भी देख सकते हो तुम, ये बैग था, अब ये हमने एक तो सीधा कर दिया। अब इसमें एक भी पानी की जो एक भी बूंद है ना वो इसके इस एरिया के टकरा नहीं रही है, सभी की डायरेक्शन जो है इसकी प्लेन की तरफ है, मतलब इसके नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और अगर हम इसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं, अब हम इस ट्यूब को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये इस टाइप का हो गया। तो अगर आप करेंगे ना तो अब इसमें सारी मैग्नेटिक, सारी पानी की लाइनें तो इसके अंदर नहीं जाएंगी सारी, लेकिन उसका कुछ कंपोनेंट जाएगा, मतलब उसको हम तिरछा कर देते हैं तब उसमें पानी जाना शुरू होता है ऐसे। और उसको बिल्कुल ही इसके अपोजिट कर दें हम, इस पाइप को, ये जो ट्यूब का घेरा है इसको बिल्कुल इसके अपोजिट कर दें, अब सारा पानी इसके अंदर चला जाएगा, ये सारा पानी इसके अंदर जाएगा और ये जल्दी भर जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई बर्तन है उसको बिल्कुल धार के बिल्कुल सामने कर देते हैं ना तो वो दूर जाके गिरता है, क्योंकि फ्लक्स सारा उसके परपेंडिकुलर है उसकी प्लेन के, तो उससे उसका फ्लक्स मैक्सिमम हो गया सारी लाइनें। और अगर सीधा कर देते हैं तो उसमें एक भी बूंद नहीं गिरेगी, थोड़ी बहुत गिरे। थोड़ा तिरछा कर लेते हैं तो आधा पानी बाहर गिरता है, हम भीग जाते हैं और वो भी पूरी तरह नहीं भरता आसानी से। तो इसलिए ये फ्लक्स है, मतलब अगर मैग्नेटिक लाइनें कंडक्टर की प्लेन के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, और कंडक्टर की प्लेन के अंदर पैरेलल है तो फ्लक्स मिनिमम है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स है बी ए कोस थीटा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें फैराडे ने डिस्कस किया था, और फैराडे ने इसके 2 लॉ दिए थे भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉ जो थे वो फैराडे ने दिए थे कि भाई ईएमएफ पैदा होगी और कैसे होगी, कितनी होगी।
तो फैराडे का फर्स्ट लॉ जो होता है वो समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ही है। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि एन इंड्यूस्ड ईएमएफ an EMF is induced in a conductor, an EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, an EMF is induced in a conductor or circuit, conductor or circuit when magnetic flux linked to it changes, magnetic flux linked to it changes। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है कि जब किसी कंडक्टर या सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब उसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस की का चेंजमेंट होगा, तो उसमें जो है ईएमएफ पैदा होगी, यानी कि ईएमएफ पैदा हो जाएगी। क्या चेंज होगा? फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है? बी ए कोस थीटा, यानी कि या तो बी चेंज हो या ए चेंज हो, मतलब कि उसका एरिया चेंज हो। ये भी करंट केस आएगा कि एरिया कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर भाई उसकी ओरिएंटेशन यानी कि थीटा चेंज हो, फ्लक्स में और जो सरफेस होता है उसके बीच की ओरिएंटेशन चेंज हो, तो जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक लाइंस के बीच में, और एरिया जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। बी किस पे डिपेंड करता है? बी को अगर सोलेनॉइड के केस में देखते हैं तो म्यू नॉट एन आई, मतलब या तो उसका करंट चेंज हो या उसके नंबर ऑफ टर्न चेंज हो, तो इस प्रकार जो है फ्लक्स चेंज होता है। लेकिन ये फर्स्ट लॉ है। अब कितनी ईएमएफ पैदा होगी वो बताया है सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ फैराडेज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in conductor directly proportional to proportional to the rate of change of magnetic flux, proportional to the rate of a change of magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज ऑफ रेट के बराबर होती है, मतलब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है किसी कंडक्टर में तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज रेट के, मतलब कितने टाइम में कितना फ्लक्स चेंज होता है, यानी कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताए तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना लो, और इसको जब हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये माइनस जो है क्यों आया है? ये माइनस आया है किसकी वजह से? कि जो ईएमएफ होती है, हाँ ये सेकंड लॉ जो है ये कहता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब ये है कि डी फाई का मतलब क्या है यहाँ पे? अब डी फाई का मतलब होता है फाई टू माइनस फाई वन, यानी कि पहले वाला फ्लक्स
दूसरा फ्लक्स माइनस पहले वाला फ्लक्स, और डी टी का मतलब है यहाँ पे, डी टी का मतलब है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो φ2 माइनस φ1 को इससे डिवाइड कर दो, और रही बात माइनस साइन की, वो इसके आगे लगा रहेगा। माइनस साइन क्या दिखाता है, माइनस साइन दिखाता है कि भाई जो ईएमएफ पैदा होगी उसकी डायरेक्शन फ्लक्स के रेट के चेंज के अपोजिट होती है। मतलब फ्लक्स बढ़ता है तो उसको घटाने की कोशिश करती है, और घटता है तो बढ़ाने की। ये भी अभी करवाते हैं। तो पहले हम d∅dt के ऊपर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ये दोनों ला समझ में आ गए भाई? अब जो d∅dt है उसके 3 तरीके से चेंज हो सकता है। मेन बात फ्लक्स के ऊपर ध्यान दो, बी ए कोस थीटा, और फिर बी पे ध्यान दो, B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, या फिर B इज इक्वल टू किसी स्टेट कंडक्टर की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पढ़ा था हमने, म्यू नोट आई अपॉन एन, तो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा, अपॉन 4 पाई ए। ये स्टेट कंडक्टर के सेंटर के नज़दीक, या फिर भाई बी की वैल्यू जो है वो अगर एंड के नज़दीक है तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए भी होती है। और सर्कुलर कंडक्टर की वजह से करते हैं, कॉइल की वजह से, तो भाई बी की वैल्यू म्यू नोट आई बाई 2r या 2a के बराबर भी होती है। ये मतलब उसका रेडियस। यानी कि हमने 3rd यूनिट में मैग्नेटिक इंडक्शन के ये फार्मूले पढ़े थे। ये सोलेनोइड की वजह से, ये स्टेट कंडक्टर नियर सेंटर, ये स्टेट कंडक्टर नियर एंड, और ये है हमारा सर्कुलर कॉइल। अब तो B का चेंज होना मतलब φ2 माइनस φ1, d∅ का मतलब φ2 माइनस φ1 है। तो यहाँ पे अगर B चेंज होता है तो d∅ की जगह ये भी हो सकता है B2, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, d∅dt माइनस आगे रहेगा, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं B2 माइनस B1। मतलब एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? B1, और दूसरा कितना हो जाएगा? B2, और a cos थीटा कॉमन रहेगा, और नीचे वही रहना अपना T2 माइनस T1। सिमिलरली अगर इसी B के अंदर मान लो करंट चेंज हो रहा है, हम ये फार्मूला ले लें कि भाई हम उसका करंट चेंज कर रहे हैं सोलेनोइड का टाइम के साथ साथ, तो इसमें म्यू नोट सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्न सेम रहेंगे। क्या चेंज होगा? करंट। यानी कि सेकंड B2 के लिए I2 कर लेंगे, और फर्स्ट B1 के लिए I1 कर लेंगे, और ये T2 माइनस T1 रहेगा, और एरिया और कोस थीटा सेम रहेगा। ठीक है। इसी तरह अगर ये फार्मूला लेना चाहते हैं तो I1 I2, उस पर भी I1 I2 इस प्रकार जो है, या फिर रेडियस चेंज करते हैं, कॉइल को छोटा बड़ा करते हैं हम ऐसे, तो उसमें A भी चेंज हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि हमने ओनली अगर B में चेंज हो रहा है तो यहाँ से चेंज होगा। ठीक है। फिर अगर B कांस्टेंट है तो d∅ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d∅dt को। B हमारे कांस्टेंट, अब दूसरा है A, यानी कि एरिया चेंज हो। तो एरिया चेंज होने में हम B को तो सेम रखेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे A2 माइनस A1, और माइनस साइन आगे रहेगा T2 माइनस T1, और फिर कोस थीटा ये आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, जो कॉइल है, कंडक्टर है, उसका एरिया चेंज करेंगे हम। कैसे भी चेंज करें, जैसे कि हमने एक फ्रेम ले ली, रेक्टेंगुलर फ्रेम, और उसकी ये साइड हमने क्या कर ली, ये साइड हमने कर ली स्लाइड होने वाली। तो जब इस साइड को यहाँ रखेंगे तो इतना एरिया है, यहाँ कर लेंगे तो इतना एरिया हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो इतना एरिया हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो इतना एरिया हो जाएगा। मतलब एक शटर, जैसे दुकान का शटर होता है, शटर को जब ऊपर उठा देते हैं तो सारा दरवाज़ा खुल जाता है, और जब उसको थोड़ा थोड़ा नीचे लाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको इस साइड को ऊपर नीचे करके एरिया भी चेंज कर सकते हैं कॉइल का। तो ये हो गया। अगला हमने सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करनी है। मतलब d∅dt में B और A कांस्टेंट रहता है, किस में चेंज होगा? ओरिएंटेशन में। मतलब कोस थीटा 2
माइनस कोस थीटा 1 और T2 माइनस T1, इसमें ये रहेगा माइनस साइन आगे रहेगा। ये चेंज हो गया कोस थीटा में। मतलब अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ओरिएंटेशन के कारण चेंज हो रहा है। ना तो बी को चेंज कर रहे हैं हम, ना एरिया चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं? ओरिएंटेशन, मतलब कॉइल को घुमा रहे हैं जैसे जनरेटर में। ना तो जनरेटर का साइज छोटा बड़ा होता है, ना ट्रैक्टर चेंज होता है, कुछ भी चेंज नहीं करते हम। क्या चेंज करते हैं? स्पीड। ट्रैक्टर की स्पीड को चेंज कम ज़्यादा कर देते हैं तो लाइट कम ज़्यादा हो जाती है, मतलब कॉइल घूमती है तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है, मतलब थीटा चेंज होता है टाइम के साथ साथ। तो 3 केस करके, यानी कि बी को चेंज करके, एरिया को चेंज करके और ओरिएंटेशन को चेंज करके जो है हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कर सकते हैं और ईएमएफ को पैदा कर सकते हैं। अब है भाई लेंज लॉ, जो हमारा माइनस साइन आया था। लेंज लॉ, लेंज का जो लॉ है ये क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड जो है होती है किसी भी कंडक्टर में उसके फ्लक्स चेंज होने से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, वो उस काज का अपोज करती है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर और सर्किट, मतलब इज अपोज द काज, काज मतलब कारण, अपोज द काज दैट प्रोड्यूस इट, जो इसको प्रोड्यूस करता है उसका अपोज करती है। मतलब जो ईएमएफ पैदा होगी वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कैसे? इसके 2 एग्जांपल से समझा देते भाई। हमने देखो ये पढ़ा था कि अगर किसी कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, ये कॉइल ले ली हमने और इसका जो करंट है ना हमने एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवा दिया, मतलब ऐसे ये इसमें ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा दिया ऐसे। यहाँ से करंट गया, इधर गया, तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है इसमें, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा दें, तो गैल्वेनोमीटर जब लगाते हैं कॉइल के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए, मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है इसमें और ये जो है गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने यहाँ पे, बीच में बैटरी भी लग रही होगी कहीं ना कहीं पे, मतलब यहाँ पे बैटरी लगा दी हमने, ये बैटरी लग रही। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए गैल्वेनोमीटर इधर दिखा रहे हैं, डिफ्लेक्शन इसने इधर दिखा दिया इस तरफ। ध्यान से समझना कि ये पिछला कंसेप्ट था कि कॉइल में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, क्योंकि हमने बताया था सोलेनोइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट या कॉइल एक्ट एज ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, तो वो 2 पोल कैसे होते हैं कि कॉइल में एक तरफ से करंट क्लॉकवाइज होता है, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तरफ से उसकी पोलरिटी है नॉर्थ की होती है, दूसरी तरफ से साउथ की। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए नॉर्थ पोलरिटी है, और मान लिया कि नॉर्थ पोलरिटी जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट जब फ्लो होता है तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर है, इस तरफ है। तो अब लेंज लॉ ने क्या प्रूफ कैसे बताया कि भाई ये ईएमएफ जो है इसका ही वो करती है, अपोज करती है। तो उसके लिए जो है ये कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर लगाया उसने, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और इस कॉइल के नज़दीक जब हम नॉर्थ पोल लेके आएंगे, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आते हैं, तो क्योंकि बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं ऐसे नॉर्थ टू साउथ, ऐसे चलती हैं ऐसे,
ये नॉर्थ है तो नॉर्थ में से आउट हो रही है, साउथ में इंटर हो रही है, मतलब ऐसे ये एक क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। लेकिन जब ये नॉर्थ पोल इसके नज़दीक आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें से मैग्नेटिक लाइंस जो है वो पास होंगी। ऐसे ये नज़दीक आएगा ना उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन पास होंगी। अब ये तो दूर से जा रही है, लेकिन जितना नॉर्थ पोल नज़दीक आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक लाइंस इसमें से ज़्यादा पास होंगी। और मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी जितनी नज़दीक आएगी उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, यानी कि इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो इधर होगा, ये डिफ्लेक्शन इस डिफ्लेक्शन से मैच करता है, यानी कि ये डिफ्लेक्शन दिखाता है कि भाई कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, जो इंडक्शन जो हुआ है, इसका जो करंट पैदा हुआ है, इंडक्शन मतलब प्रेरण, मतलब जो करंट इसमें प्रेरित हुआ है, इंडक्शन हुआ है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये डिफ्लेक्शन ये दिखाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है तो कॉइल किसकी तरह बिहेव करती है? नॉर्थ पोल की तरह। इसका मतलब नॉर्थ पोल की तरह ये कॉइल बिहेव करेगी। और ये कॉइल जब नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी तो नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसका मतलब हम मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाना चाह रहे हैं और कॉइल इस मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाना चाह रही है, यानी कि रेंज लाने शुरू कर देगी। भाई मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, वो उस काज का अपोज करती है जो इसको पैदा करता है। मतलब इसके नज़दीक अगर नॉर्थ पोल लाएंगे तो इसमें नॉर्थ पोलरिटी का करंट फ्लो होने लग जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एक कॉइल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब नॉर्थ को रिपेल करता है। और अगर हम इसमें से, इसी कॉइल में से अगर हम साउथ पोल को नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं, इसी कॉइल से हमने नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, हम पहले तो इस डायरेक्शन में लेके आ रहे थे, अब हम इस डायरेक्शन में इसको लेके जा रहे हैं अपोजिट। तो जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस घटती चली जाएंगी, इससे दूर स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी फील्ड की, तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ पैदा होगी, ईएमएफ पैदा होगी तो इसमें करंट फ्लो करेगा। और वो जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है ना, वो इस गैल्वेनोमीटर में किधर डिफ्लेक्शन दिखाएगा? वो इधर डिफ्लेक्शन दिखाएगी, इस डायरेक्शन में। अब यानी कि ये डिफ्लेक्शन बताता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्लॉकवाइज पोलरिटी का है। क्लॉकवाइज पोलरिटी मतलब ऐसे, जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्लॉकवाइज है। इसमें था मतलब ऐसे, भाई ये है क्लॉकवाइज, ये था एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो गया। अब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो कॉइल बिहेव करती है साउथ पोल की तरह। अब ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रही है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, मतलब हम मैग्नेटिक फ्लक्स घटाना चाह रहे हैं, कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ाना चाह रही है। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस टाइप की होगी अब कि वो उसको अट्रैक्ट करे, मतलब फ्लक्स बढ़ाए। यहाँ पे जब फ्लक्स बढ़ रहा था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको घटा रही थी, यहाँ घट रहा है तो बढ़ा रही थी। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि भाई लेंजला ने सही कहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो उस काज का अपोज करती है जो इसको पैदा करता है। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट से हमने करंट इसमें प्रोड्यूस कर दिया। सिमिलरली हम जो है किसी दूसरी कॉइल से, मतलब एक कॉइल तो हमने ये ले ली, इस पे तो लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और दूसरी कॉइल जो है वो लेकर भी हम इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा कर सकते हैं। मतलब इसमें से हम करंट फ्लो करवा देंगे। यहाँ पे हमने करंट फ्लो करवा दिया इस कॉइल में से ऐसे। अब इसमें से तो करंट फ्लो हो रहा है और ये ऐसे ही है। तो इस कॉइल को जब इसके नज़दीक लाएंगे, मतलब या तो इसको इसके नज़दीक लाएं या इसको इसके नज़दीक लाएं, तो मैग्नेटिक लाइंस की संख्या चेंज हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा इसका, और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। और इसके अंदर जो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ये हमने क्लॉकवाइज करंट की कॉइल ली है, और इसमें जो करंट फ्लो होगा ना वो अब एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज की तरफ दिखाएगा कि भाई इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो थी मैग्नेट से ईएमएफ पैदा हो रही थी, यहाँ से करंट पैदा हो रहा है, यहाँ मैग्नेट से करंट पैदा हो रहा था, यहाँ करंट से करंट।
वो तो मैग्नेट से ही रहा है, क्योंकि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे जो फार्मूले लिखे थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, उसमें एक फार्मूला था μ0I/2R। ये था मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ ए कॉइल, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I ऑफ रेडियस R, जिसका रेडियस कितना है R है कॉइल का, उसमें I करंट है। तो अब ये वो कंडीशन है कि इस कॉइल में I करंट फ्लो करवाया है हमने, हम इसको इसके नज़दीक लेके आ रहे हैं, तो इसकी मैग्नेटिक लाइन जो है सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक लाइंस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल जो है ना वैसे होती है, ऐसे ये होती है मैग्नेटिक लाइंस ऐसे। ये पूरी नहीं दिखाई है मैंने, लेकिन ये ऐसे होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस कॉइल को नज़दीक लाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस की संख्या बढ़ेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वही इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। लेकिन अगर इस कॉइल में हमने क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा के इसके नज़दीक ला रहे हैं तो इसका इंड्यूस्ड करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मतलब ये क्लॉकवाइज में होगा भाई, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि ये उसको रिपेल करना चाहती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो करंट होगा, अब ये कॉइल भी साउथ की तरह बिहेव करेगी और इसकी भी साउथ पोलरिटी थी क्लॉकवाइज के कारण, तो साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, मतलब जो करंट इस कॉइल में फ्लो हो रहा है वैसा ही डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की होगी। इसमें नॉर्थ पोल नज़दीक लेके आते हैं बार मैग्नेट के नज़दीक, इसके कॉइल के नज़दीक, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, मतलब ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी। दूर ले जाएंगे तो साउथ की तरह बिहेव करेगी, साउथ ले आएंगे तो इसमें क्लॉकवाइज होगा, यानी कि साउथ की तरह बिहेव करेगी। दूर ले जाएंगे तो इसमें नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी। तो लेंज लॉ जो है वो यहाँ से क्लियर होगा।